Hello, my dear friends and lost parents. Welcome back once again on Utkarsh Clark classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, स्वागत है आपका फिर से MSCT के इस 501 क्वेश्चन की सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स दिखाइए। चलिए, प्रिंसिपल कहता है अ सेलर ऑफ गुड्स कैन नॉट ट्रांसफर बेटर राइट्स देन ही हिमसेल्फ पजेस इन द गुड्स सोल्ड टू द बायर। कह रहा है सामान बेचने वाला कभी भी वो राइट नहीं दे सकता जो उसके पास खुद के पास नहीं है। कोमल लीव्स हिज वॉच बाय मिस्टेक ऑन अ सीट इन द पार्क। सोनल फाइंड दैट वॉच एंड इमीडिएटली सेल द सेम फॉर गुड प्राइस टू मोनल। तीन लोग हैं। कोमल अपनी घड़ी भूल गई थी, सोनल को वो घड़ी मिलती है, सोनल वो घड़ी मोनल को बेच देती है। यहां पर सोनल ने, जो सेलर है जिसने वो घड़ी बेची है, वो क्या वो बेचने का अधिकार रखती थी? नहीं, बिकॉज सी हैज नो टाइटल ऑन दी वॉच। Monal, who without inquiring whether Sonal it is owner or not, Komal later on claimed that watch from Monal decide whether Komal can succeed। अब यहां पर कोमल बाद में कहती है कि मुझे मोनल से अपनी घड़ी दिलवाइए। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। Komal cannot succeed. Komal cannot succeed as Monal is unaware of the fact that Sonal is not its owner. Komal cannot succeed as it was his carelessness and nothing else which enabled Sonal to sell the watch to Monal. Komal cannot succeed as the Sonal is merely finder of the watch and therefore cannot transfer ownership right thereon to Monal. तो यहां पर ये कैन सक्सीड आएगा, ठीक है, कि कोमल जो है वो 100% सक्सीड हो जाएगी, क्योंकि सोनल जो है वो सिर्फ फाइंडर ऑफ गुड्स है और वो ट्रांसफर नहीं कर सकती ओनर को, मतलब अपने खुद की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास खुद के पास ओनरशिप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन है, all citizens shall have the fundamental right to carry on any occupation, trade or business, but reasonable restriction on the exercise of such right can be imposed by the law in the interest of general public। क्या हम आपको फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, आप जिस तरीके से चाहे, जब चाहे, जहां पर चाहे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा। A large number of persons had been carrying on the business of dyeing and printing in Rajkot area for last 25 years, providing employment to about 30,000 families। तो राजकोट में काफ़ी बड़ी बड़ी जो पर्सन्स थे, बहुत सारे लोग थे, डाइंग और प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, और इसी बिजनेस से लगभग 30,000 फैमिलीज को सपोर्ट मिलता है, घर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। From these business places, untreated dirty water was being discharged on the roads, thereby causing damage to the public health। लेकिन इस बिजनेस से, अब प्रिंटिंग डाई का काम करो, गंदा पानी तो निकलेगा ही, रोड पर फैला रहे हो, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। A notice therefore was given to close this business till necessary measures to protect public health as provided under the environmental status were taken by those businessmen। नोटिस दे दिया कि जब तक आप लोग सही प्रिकॉशंस यूज नहीं ले लेते, जब तक आप लोग सही से व्यवस्था नहीं कर सकते इस गंदे पानी की, तब तक आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए। नोटिस के नॉट बी जस्टिफाइज, क्योंकि लगभग 30,000 फैमिलीज को खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा। नोटिस के नॉट बी जस्टिफाइज एडेड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन हु हैव बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर लास्ट 25 ईयर्स। कि यहाँ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, लेकिन सर हमने कहा था फंडामेंटल राइट देते, लेकिन साथ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। नोटिस कैन नॉट जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डैमेज टू पब्लिक हेल्थ एज द पर्सन इन दैट एरिया हैव बीन वॉलंटरी रिजाइडिंग फॉर लॉन्ग एंड हैव बिकम यूज्ड टू द एनवायरनमेंट। कह रहा है कि ये कोई पब्लिक हेल्थ का बहाना मत बनाओ, क्योंकि वो लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और उनको पता है कि, और वो उनकी आदत हो गई उनके शरीर को। Notice justified as the right to business is not absolute and reasonable restriction can be imposed by the law in the interest of public। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर है, a contract cannot be enforced by or against a person who is not a party to it। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी स्ट्रेंजर के खिलाफ, किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ एनफोर्स नहीं किया जा सकता जो उसकी पार्टी नहीं है। However, where some benefit is conferred on third party by the contract itself, their party can be bind, the party shall be bind
their third party can be allowed to enforce that contract to get such benefit. जैसे ए बी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक और पर्सन है सी, तो अब यहां पर वैसे तो सी किसी को भी नहीं जानता, किसी से भी बीच में पंचायत नहीं कर सकता, लेकिन अगर सी के बेनिफिट के लिए ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किया है तो सी जो है वो बी से ये कॉन्ट्रैक्ट मनवा सकता है. दिनेश इज लायबल टू पे 50,000 टू सुरेश. अब यहां पर दिनेश और सुरेश के बीच की बात है. इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस लायबिलिटी दिनेश एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रमेश. अब यहां पर दिनेश और रमेश इन दोनों के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्योंकि वो 50,000 रुपए सुरेश को चुकाना चाहता है. बाय विच दिनेश सेल हिज कार टू रमेश. इससे क्या होगा, दिनेश जो है वो अपनी कार रमेश को बेच देगा 1 लाख रुपए में. रमेश टेक द डिलीवरी एंड प्रॉमिस टू पे इट्स प्राइस एट द अर्लीस्ट. उसने कहा जल्दी जल्दी चुका दूंगा. दिनेश सेपरेटली इन्फॉर्म सुरेश अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज सेटिस्फैक्शन. रमेश फेल टू पे द कार प्राइस. रमेश कार का पैसा नहीं चुका पाया. अब सुरेश चाहता है कि जॉइंटली दिनेश और रमेश के खिलाफ सूट फाइल करे पैसों के लिए और कार के लिए. क्या सुरेश ऐसा कर सकता है? तो यहां पर सीधा सिंपल जवाब है कि सर जब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सुरेश ऐसा नहीं कर सकता. ये कह रहा है सुरेश ऐसा कर सकता है? नो. Suresh is entitled? No. Suresh is not entitled to do so because liability of Dinesh does not depend upon any assurance of Ramesh. यहाँ assurance की बात ही नहीं है. यहाँ आएगा Suresh is not entitled because he is not a party to the contract between Dinesh and Ramesh. कार की सौदेबाजी, कार का जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बिल्कुल अलग है. सुरेश और दिनेश के बीच का मामला अलग है, तो वो रमेश को अपनी पार्टी नहीं बना सकता, उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता अपने 50,000 रुपए के लिए. If a contract is made by post between two persons living in two different cities, then the contract is said to be complete as soon as the letter of acceptance is properly posted and the place of completion of the contract is that city where acceptance is posted. क्या कह रहा है? अगर दो लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं और उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर से या पोस्ट से होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट माना जाएगा? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया गया. बस यहां पर दिमाग लगाओ. जैसे मान लीजिए यहां पर एक पर्सन ने ऑफर दिया इस आदमी को, इसने वो चीज मान ली. अभी मानने से कुछ नहीं होगा. अब जब ये लेटर जो है वो डब्बे में डालकर आ जाएगा, पोस्ट कर देगा, तो ये पर्टिकुलर लेटर पोस्ट करते ही कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. और प्लेस ऑफ कंप्लीशन कौन सा माना जाएगा? जहां लेटर पोस्ट किया गया है, मतलब ये जगह. और ये जगह कौन सी होगी? जहां एक्सेप्टेंस देने वाले ने लेटर पोस्ट किया. इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज ऑलवेज एन ऑफर फ्रॉम वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर. Sani, a resident of Patna, gives offer by post to sell his house ₹25 lakh to Hani. तो सनी और हनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसने ऑफर दिया है, ये इलाहाबाद की रहने वाली है. दिस ऑफर लेटर इज पोस्टेड ऑन 1 जनवरी 2013 फ्रॉम पटना एंड रीच इलाहाबाद ऑन 7 जनवरी 2013. इसने लेटर लिखा 1 जनवरी को, पहुंचा कब है? 7 जनवरी को. हनी एक्सेप्ट ऑफर लेटर एंड पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 8 जनवरी फ्रॉम इलाहाबाद विच रीच पटना ऑन 6 जनवरी. अब हनी ने अपना जवाब कब भेजा है? 8 जनवरी को, लेकिन वो सामने सानी के पास कब पहुंचा? 16 जनवरी को. But Sani, presuming that Hani is not interested, his offer sell his house to Gani at the same price for 15th January. एक दिन पहले उसने भेज दिया क्योंकि उसको अभी तक जवाब मिला नहीं था. Hani files a suit against Sani for the breach of contract in the competent of the court of Allahabad. Whether Hani will succeed. तो देखो, दो बातें याद रखनी है. लेटर कहां पोस्ट किया गया और कब पोस्ट किया गया. बस यही दो बातें मेन है इस पूरे क्वेश्चन की. बस इसी चीज को दिमाग में रखना. हनी कैन नॉट सक्सीड, गलत जवाब. हनी कैन नॉट सक्सीड, गलत जवाब. हनी कैन सक्सीड एज ही प्रॉपरली पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द डिले वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल. हनी कैन सक्सीड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम कंप्लीट इन द आइज ऑफ लॉ ऑन द डेट ऑफ पोस्टिंग द लेटर. तो परफेक्ट जवाब है इसका डी. देख लो एक बार, ये अच्छी चीज है. प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सबसे परफेक्ट जवाब है वो इसका आंसर क्या है? डी है.
चलिए और आगे बढ़े दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ही हु गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक जस्टिस मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। जो कानून के सामने जस्टिस के लिए जा रहा है, रेमेडीज के लिए जा रहा है, उसके हाथ भी गंदे नहीं होने चाहिए, मतलब उसके ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए, उसकी खुद की गलती नहीं होनी चाहिए। P enters into a contract with S under which S has to construct a house for P and has to complete the same within 1 year from the date of the contract. This contract includes two very important terms. According to the first term, if there is a price hike of the material to be used in the construction, then the escalation charges at a particular rate shall be payable by P to S. P ने कहा मेरे लिए घर बना दो, S रेडी हो गया। एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट में पॉइंट है, क्या है कि जब कभी भी अगर मान लीजिए सीमेंट, रेती, बजरी, टाइल्स वगैरह के दाम बढ़ गए तो P जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट देगा S को। अकॉर्डिंग टू सेकेंड टर्म, इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर इट, देन S विल हैव टू पे पेनल्टी एट अ पर्टिकुलर रेट टू P। लेकिन अगर टाइम पीरियड में कभी गड़बड़ हुई, आप सही टाइम पर हमारा घर पूरा नहीं कर पाए, तो पेनल्टी वसूल की जाएगी। Before the completion of the construction work, the worker of S go on strike and strike continue up to 3 months, even after the expiry of 1 year. 1 साल का टाइम पीरियड दिया था। अब यहां पर वर्कर स्ट्राइक पे चले गए और 1 साल पूरा होने के बाद भी अगले 3 महीनों तक भी स्ट्राइक चलती रही। After that period, worker return and construction work again start. During the last 3 month period of strike, there was a considerable rise in the price of building material. अब जब स्ट्राइक चल रही थी तो बिल्डिंग मटेरियल में उस टाइम पर प्राइस हाइक हो गई। एस ने क्लेम किया कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। पी इस बात पर अग्री नहीं है। एस ने सूट फाइल किया कोर्ट में, either to order the payment of the price of the building material on the basis of escalation price or to allow him to stop the work without incurring any penalty liability towards P। तो एस गया कोर्ट के पास और बोला कि या तो पी को बोलो कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल का पैसा बढ़ गया वो दे दे, और या फिर मेरी तरफ से मुझे लायबिलिटी के डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दे दे कि मैं काम रोक देता हूं यहीं पर और मेरे ऊपर कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे। एस विल सक्सीड, एस कैन सक्सीड, एस कैन नॉट सक्सीड एज ही हैज फेल्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन टाइम एंड स्ट्राइक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एक्सक्यूज फॉर डिले इन वर्क। समझ गए? तो एस इस बात में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसके कुछ वर्कर्स छुट्टी पे थे तो दुनिया में सिर्फ वही वर्कर्स नहीं है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वो चाहता तो दूसरे वर्कर्स को लाकर कंस्ट्रक्शन का काम विद इन 1 ईयर के पीरियड में कंप्लीट कर सकता था। तो यहां पर एस को पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो काम रोकता है तो, और उसको बढ़े हुए प्राइस पर मटेरियल सप्लाई जो भी हुआ है उसका पेमेंट पी करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि वो उसकी गलती थी। अगर स्ट्राइक का टाइम पीरियड काउंट नहीं किया जाए तो एस्केलेशन क्लॉज लगता ही नहीं है। समझ गए ना? क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन देखिए। If the object of agreement is or become unlawful or immoral or opposed to public policy in the eyes of law, then the court will not enforce such agreement. Law generally prohibits child labor. कह रहा है अगर आपका पर्टिकुलर कोई अग्रीमेंट है जो अनलॉफुल हो गया है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो ऐसे में कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए। और जनरली लॉ क्या कहता है? चाइल्ड लेबर जो है वो इमोरल एक्टिविटी है, प्रोहिबिट्स किया गया है। ठीक है। P enter into agreement with T by which P has to let his house to T for 2 years and T has to pay 20,000 rupees per month as a rent. T start a child care center, but after some time, in order to earn some extra money for the maintenance of center, T start sending the children to the center on the rotation basis to the for 4 hours a day in some nearby chemical and hazardous factories. पहले तो ठीक चल रहा था, फिर टी को आया लालच, पैसों की कमी हुई या लालच आया। उसने अपने चाइल्ड केयर सेंटर के जो बच्चे थे उनको आसपास की फैक्ट्रियों में 4-4 घंटे काम करने के लिए भेजा, जो केमिकल की खतरनाक फैक्ट्रियां थी। When P comes to know about this new development, he asked T either to stop the children from working in factories or to leave his house immediately. तो उसने कहा या तो बच्चों को फैक्ट्रीज में भेजना बंद कर और या मेरा मकान खाली कर।
T neither agree to leave the house nor to stop the children from working in the factories. P file a suit in the court of law for appropriation relief या action. तो देखिए P cannot succeed, P cannot succeed, P will succeed as the object of agreement has become unlawful. हमने कहा अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है जिस पर्टिकुलर काम के लिए आपने अग्रीमेंट किया था वो अनलॉफुल हो गया, वो इलीगल काम कर रहे हो, तो आप खुद ही फंस जाओगे, अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा वहीं पर। क्वेश्चन है Whosoever by his act or omission cause environmental pollution shall be held responsible for any loss caused by such pollution. It shall be no defense in such cases that all due diligence or reasonable care was taken while carrying out an act omission in question. कह रहा जो कोई भी अपने किसी कार्य या किसी भूल चूक की वजह से कोई काम उसे नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने ऐसा काम किया और ऐसे केस में एनवायरनमेंट पॉल्यूट करता है, तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। वो पर्टिकुलर पर्सन पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, भले ही वो ये कितना ही प्रूव कर दे कि मैंने बहुत ध्यान रखा था, मैंने सब कुछ केयर किया वगैरह वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरी कैरिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नियर अ बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एनी काइंड ऑफ हार्म टू द एनवायरमेंट, सुटेबल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल प्लांट वर इंस्टॉल इन द फैक्ट्री। कि किसी तरीके का पानी का नुकसान नहीं हो, एनवायरमेंट खराब नहीं हो, तो हरी ने एक बहुत बढ़िया सा प्लांट लगवाया था। मतलब जिस तरीके से सारा पानी जो है, गंदा पानी साफ होकर ही नदी में जाए। Due to some sudden mechanical और technical problem, this plant ceased to work properly. Plant सही से काम नहीं किया कुछ टाइम के लिए और environment pollution होने लगा। Ultimately caused substantial harm to the environment and to the people living around the factory. Victim of pollution file a suit और वो चाहते हैं suitable remedy. Victim cannot succeed. Victim cannot succeed. Victim can succeed as it is the duty of Hari to see no harm is caused to the environment due to his activity under any circumstances. उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्लांट लगवाया था, अचानक ब्रेकडाउन हो गया, प्लांट सही से काम नहीं कर रहा है और इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा, पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ये बातें सब फालतू की हैं, इससे आप बच नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन है If a person transfer movable or immovable property with its full ownership and without any consideration to some other person, तो उसे गिफ्ट कहते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करेगा बिना किसी कंसिडरेशन के, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको गिफ्ट बोलते हैं। एस, जिसके बेचारे के कोई भी बच्चा नहीं है, मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज हाउस वर्थ 25 लाख टू नेफ्यू, अपने भतीजे आर को अपना घर गिफ्ट करना चाहता है। After completing all the legal formalities required for a valid gift, S says to R that in case of need, R will provide that house to S for use without any question. और फिर S ने एक कंडीशन डाल दी कि सर R जी, मैं आपको अपना घर दे रहा हूं, लेकिन जब कभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो प्लीज बिना किसी सवाल के मुझे घर वापस दे देना। R does not react to it, उसने ऐसी कोई बात पर रिएक्शन नहीं दिया। एक साल बीतने के बाद एस वाकई में उस घर की जरूरत महसूस करने लगा और आर से रिक्वेस्ट की कि मुझे वो घर दे दीजिए। आर ने मना कर दिया। आर मना नहीं कर सकता, गलत जवाब। आर मना नहीं कर सकता, गलत जवाब। आर कैन रिफ्यूज एज ही हैज बिकम फुल ओनर ऑफ द हाउस। तो यहां पर आर, एक गिफ्ट का बहुत बेसिक पॉइंट है, गिफ्ट जो है उसमें अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन शामिल नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई कंडीशन शामिल है तो सामने वाले को, जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो, डोनी को, वो कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहां पर आर ने वो एक्सेप्ट नहीं की, तो वो वापस घर देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कानून आपकी मदद नहीं करेगा। रमेश अग्री विथ हिज गर्लफ्रेंड Shilpa to pluck a star from the sky through his extraordinary willpower and bring them down on earth for her within a week. After expiry of 1 week, Shilpa filed a suit for damage against Ramesh for the breach of contract as Ramesh failed to perform his promise. रमेश अग्री किया गर्लफ्रेंड के साथ कि मैं अपनी विल पावर से तारे सितारे तोड़ कर लाऊंगा। एक हफ्ते के बाद, जब एक हफ्ते बीतने के बाद भी वो नहीं ला पाया, शिल्पा ने फाइल किया, सूट फाइल किया और रमेश के खिलाफ कि इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन मिलना चाहिए। शिल्पा सक्सीड, रमेश कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल
ऑनेस्टली बिलीव, गलत जवाब। द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन सच सूट एज द एक्ट प्रॉमिस अंडर द अग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल। कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि ये एक्ट जो है वो खुद ही इम्पॉसिबल था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी इनवैलिड मतलब कभी वैलिड होंगे ही नहीं। क्वेश्चन है, एन अग्रीमेंट मे बी oral or written, however if a law specifically requires that an agreement must be in writing, then the agreement must be in writing. A law specifically requires that the agreement relating to transfer of copyright in novel between the author and novel and the producer of motion picture must be in writing. कह रहा अग्रीमेंट ओरल करो रिटन करो, दोनों कानून में सुविधा है, लेकिन कानून लॉ अगर किसी पर्टिकुलर अग्रीमेंट को करने के लिए पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि ऐसे अग्रीमेंट आपको राइटिंग में ही करना है, तो इसी तरीके से हमारा एक अग्रीमेंट है जिसमें एक नॉवेल लिखने वाला, किताब लिखने वाला जो पर्सन है वो पब्लिशर को अगर अपने राइट्स देता है, कॉपीराइट राइट देता है, तो आपको वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट किस में करने पड़ेंगे? रिटन फॉर्मेट में ही करने पड़ेंगे। ऑथर ऑफ अ नॉवल लव एट लॉस्ट साइट several rounds of discussion with the producer of motion picture regarding making of a motion picture based on a love at lost sight. During the last discussion, they decide to make a motion picture on love at lost sight. The producer made a motion picture on a love at lost sight after making a payment of 10 lakh rupees in cash to the author, who happily accepted amount as full and final payment. Later on, to advice of the lawyer, the author brought a case in a court of law against the producer on the ground that there is a no written agreement between the producer and him. यहां पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी एक किताब लिखी और किताब को कॉपीराइट्स के साथ में किसी और को दे दिया कि ठीक है भाई तुम बनाओ बेचो किताब, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, फुल एंड फाइनल पेमेंट। लेकिन बाद में जब वकील से बात हुई तो पता चला कि रिटन अग्रीमेंट है नहीं, रिटन अग्रीमेंट है नहीं तो वैलिड नहीं है, तो आप वापस अपने राइट खींच सकते हो। The author is succeed in this case as the agreement is not in accordance with the law. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बेईमानी कर रहे हो, तुमने 10 लाख रुपए ले लिए, ये वो। अरे भाई जब लॉ ने कहा रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए तो होना चाहिए, दूसरा कोई डिस्कशन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगला क्वेश्चन, a person is said to be a sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. ठीक है, साउंड माइंड का पर्सन वो होगा जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो उसे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं और इसके कंसिक्वेंसेस मेरे ऊपर क्या होंगे, मेरा फायदा नुकसान क्या है। एक्स यूजुअली साउंड माइंड का रहता है लेकिन कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। वो वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्री होता है जब उस टाइम पर जबकि एक्स क्या था, अनसाउंड माइंड का था। वाई को ये बात बाद में पता चलती है। अब वाई जो है वो एक्स के खिलाफ सूट फाइल करके कंपनसेशन क्लेम करना चाहता है। X cannot enter into a contract because he for unsound mind. दिमाग लगाना ही नहीं है, X वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता था क्योंकि उस सिचुएशन में वो अनसाउंड माइंड का था, जैसा क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, तो Y को कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, whosoever commit any act forbidden by the IPC with a view to obtain the consent of any person to enter into an agreement, he cannot get the agreement enforced by the law, but the person whose consent has been so obtained may get the agreement enforced by the law. The IPC defined various offences as prescribed punishment therefore. जो कोई ऐसा काम करेगा जो आईपीसी में मना कर रखा है और जानबूझकर वो ऐसा काम कर रहा है ताकि सामने वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट करवा ले, उसकी उसकी यस उसको मिल जाए, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के पास उस कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी रूप से एनफोर्सेबल कराने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन जिसकी कंसेंट उसने डराकर धमकाकर किसी और तरीके से वसूल की है, मतलब उसको किसी और बाध्य बनाकर बाउंड कर वो कंसेंट ली है, तो जिसको बाउंड बनाया है उसके पास ये अधिकार होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या फिर वहीं पर खत्म कर सकता है। A obtained the consent of B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC. A bring a case against B for performance of agreement. A ने obtain की B की consent, ठीक है, और यहां पर B की कंसेंट जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, मतलब आईपीसी ने ये एक बात बना कर रखी थी। अब ये चाहता है कि B वो कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट पूरा करे, तो बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत आसान है। ए ने गलती की है तो ए के पास ऑप्शन होगा क्या भाई? नहीं होगा। तो ए विल सक्सीड, नो। ए मे सक्सीड, नो। बी विल सक्सीड इन द केस, तो सही जवाब है सी। A contract between the father and son is a contract of good faith. In such a type of contract, law मानता है
that at the time of entering into a contract the father was in position of dominant to the will of his son. लॉ यहां ये मानकर बैठा है कि पापा और बेटे के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पापा की पोजीशन थोड़ी मजबूत रहती है, डोमिनेंट रहती है, और वो अपने बेटे से कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, जो सही नहीं है. Where one of the parties was in position to dominate the will of other party, the contract is enforceable only at the option of the party whose will was so dominated. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें एक पार्टी की ज्यादा चल रही है, वो डोमिनेंट पोजीशन में है, तो हम फिर उस पार्टी की बात मानेंगे जिसकी विल को डोमिनेट किया गया था. Ram had advanced a sum of 10,000 to his minor son Shyam. When Shyam became major, his father Ram misused his parental position and entered into an agreement with Shyam and obtained a bond from him for a sum of 30,000 in respect of the advance. Whether this agreement is enforceable. राम ने अपने माइनर बच्चे को 10,000 रुपए दिए. जब वो बड़ा हो गया तो उसके साथ में एक बॉन्ड साइन किया और बोला कि अब तू मुझे 30,000 लौटाएगा. राम ने अपने पिता होने की पोजीशन का फायदा उठाया या नहीं? बिल्कुल उठाया है. Agreement is enforceable against Shyam only for 10,000. गलत जवाब. Agreement is enforceable against Shyam for 30,000. गलत जवाब. Agreement is enforceable against Shyam because he was major at the time of agreement. The agreement is not enforceable against Shyam because Ram has misused his position as a father to obtain unfair advantage. नंबर 1 इसका सही ऑप्शन होगा डी. क्यों? क्योंकि सर जब आपने मुख्य अग्रीमेंट किया था, बहुत अच्छे से समझ लेना, ये पॉइंट बहुत काम का है. जब मेन अग्रीमेंट हुआ था तो वो किसके साथ हुआ था? माइनर के साथ हुआ था. और माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता. अब इस इनवैलिड अग्रीमेंट को सही करने के लिए अगर उसके मेजर होने के बाद में आपने कोई अग्रीमेंट किया तो वो भी वैलिड नहीं होगा, वो भी वॉइड होगा. समझ रहे हो? जिसका बेस, जिसकी नींव ही खराब है, उसको कितना भी बड़ा कर लो, वो घर एक दिन गिरेगा ही. तो जब स्टार्टिंग का जो मेन अग्रीमेंट था वो माइनर के साथ हुआ तो बाद में वो कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन है, when at the desire of one person any other person has done or abstains from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Only a promise coupled with consideration is enforceable by the law. जब कोई भी पर्सन किसी और के कहने पर, किसी पर्टिकुलर और की इच्छा पर, डिजायर मतलब इच्छा, मर्जी, विल, उसके हिसाब से कोई काम करता है या फिर किसी काम करने से रुकता है, तो जो करता है या रुक जाता है उसके लिए ये क्या है? कंसिडरेशन. और कानून कहता है कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय द लॉ नहीं होगा. एक्स जो है वाई का अंकल है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा अगर तू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दे अगले 1 साल में. एक्स ने वो पैसा बैंक में भी जमा करा दिया है और वाई को बोल दिया है कि मैंने बैंक में जमा करा दिया है, अगर तू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ देगा तो तुझे पैसा मिल जाएगा. अब 6 महीनों के अंदर एक्स जो है वो अपना एक्स जो है बेचारा, जो चाचा जी जो है वो मर जाते हैं. अब 1 साल के अंदर अंदर प्रॉमिस बाय एक्स, वाई मेड अ रिक्वेस्ट. अब वाई ने स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब छोड़ दी है और वाई एक्स के लीगल आयर्स के पास, मतलब उसके बच्चों या उसके वाइफ के पास आकर बोलता है कि चाचा जी ने ये वादा किया था और मैंने उनके हिसाब से सारा काम किया है, मुझे मेरा पैसा दे दो. लेकिन लीगल आयर ऑफ एक्स जो है अब वो मना कर रहे हैं. वो कह रहा कैसा पैसा? चाचा चला गया तो चाचा के साथ में उसका वादा भी चला गया. The promise of X to Y is enforceable by the law because Y has quit smoking and drinking. तो यहां पर उसके जो लीगल हायर्स हैं उनको वो प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा. अगला क्वेश्चन है, वर्क मीन्स लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, सिनेमेटोग्राफिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग, बट does not include acting in a cinematographic film. Only the work as enumerated above can be protected under copyright. तो कॉपीराइट में क्या होगा? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क का कॉपीराइट आपको मिल जाएगा. Very famous actor acted in a cinematographic film. The actor was also the producer and director of a cinematographic film. आपको सिर्फ ये बताया बहुत फेमस एक्टर था, एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था और डायरेक्टर भी था. तो अब बताइए, The acting of actor can be protected. गलत जवाब. Acting of actor can be protected. गलत जवाब. The acting of actor cannot be protected under a copyright act. हमने पहले ही बोल दिया, किसी फिल्म में एक्टिंग करना, पढ़ाने की स्टाइल किसी टीचर की, फॉर्मूला सॉल्व करने की स्टाइल किसी टीचर की, ये सारी के सारी प्रोफेशनल कैपेसिटीज हैं जो खुद की हैं, उसको कभी भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है.
अगला क्वेश्चन है, इन केस वेयर द गवर्नमेंट इज अ पार्टी द गवर्नमेंट शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट इन द वर्क अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू द कंट्री। अगर किसी पर्टिकुलर अग्रीमेंट में गवर्नमेंट पहली पार्टी है तो गवर्नमेंट को सबसे पहला कॉपीराइट राइट मिलेगा, लेकिन अगर अग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि एग्रीमेंट जो है वो इस बात के खिलाफ करता है, इस बात को मना करता है, गवर्नमेंट को राइट नहीं मिलेगा, तो एक अलग बात है। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्स, एक्स नाम के स्टेट की एक गवर्नमेंट है, वो एक अग्रीमेंट में शामिल होती है। एक पर्टिकुलर रिटायर्ड प्रोफेसर बॉटनी का है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट करता है। प्रोफेसर एक बुक लिखेगा बॉटनी की और गवर्नमेंट इस बात पर राजी हो गई है कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। तो अब यहां पर प्रोफेसर का राइट नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट फर्स्ट पार्टी और कोई ऑब्जेक्ट टू कंट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो पूरा के पूरा अधिकार जो है वो कॉपीराइट का किसका होगा, वो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। यही हमने पढ़ा। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी द फर्स्ट ओनर, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे वाले क्वेश्चन पॉइंट्स देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लाइसेंस इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय द ओनर ऑफ कॉपीराइट अग्री टू ग्रांट एन इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट टू द लाइसेंसी। Assignment is an agreement whereby the owner of copyright transfer all the property right to the assignee. Property right is a bundle of right consisting of right to possess, right to use, right to alienate and right to exclude others. लाइसेंस का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर कॉपीराइट है वो किसी और को अपना इंटरेस्ट दे देता है, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब होता है सारे जो ओनर है उस कॉपीराइट का वो ऑल प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करता है। तो लाइसेंस वाला क्या करता है, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, और ये पर्टिकुलर असाइनमेंट वाला सारे राइट ट्रांसफर कर देता है। और राइट ट्रांसफर करने का मतलब है खुद यूज करना, दूसरों को उस बात से दूर रखना, ये दोनों उस राइट्स में शामिल होंगे। एक कॉपीराइट वर्क का ओनर है, enters into an agreement with B, a film distributor. B agree to distribute the film only in Mumbai. A also enter into many agreement with other distributor for distribution of his film in other cities. तो A और B का अग्रीमेंट होता है। B कहता है मैं सिर्फ मुंबई में आपकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, और A जो फिल्म प्रोड्यूसर है ना, उसने और भी कई लोगों के साथ ऐसे अग्रीमेंट किए, अलग अलग शहरों के। The agreement between A and B is more in the nature of assignment. The agreement between A and B is more in the nature of license. तो ये लाइसेंस है क्योंकि वो पर्टिकुलर एक जगह की बात करता है, लेकिन यही असाइनमेंट होता तो वो पूरी दुनिया में भी कहीं पर भी फोटो कॉपी उस पर्टिकुलर फिल्म की निकाल सकता था। अगला है, Qui facit per alium facit per se, he who does things through others does it himself. जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन खुद काम कर सकता है वो दूसरों से भी करवा सकता है, मतलब एजेंट रख सकता है। निशा जो है वो कार की ओनर है, अपने दोस्त सौरभ से कहती है कि कार आज तुम चला लो। एज द कार वॉज नियर हियर ऑफिस, अब यहां पर एक आदमी श्रीकांत को टक्कर मार देता है। किसकी गलती है उसमें? सौरभ की गलती है, जो निशा का उस पर्टिकुलर समय में दोस्त गाड़ी चला रहा था, और यहां पर इंजरी बहुत सीरियस होती है। श्रीकांत एक फाइल करना चाहता है निशा के खिलाफ शूट। निशा नॉट लायबल, गलत जवाब। सौरभ इज अकेला लायबल, गलत जवाब। निशा लायबल है, सौरभ वाज ड्राइविंग अंडर हर अथॉरिटी एंड फॉर हर पर्पस। तो यहां निशा के लिए जो ड्राइविंग कर रहा था वो सौरभ जो है, वो पर्टिकुलर सौरभ उस समय निशा का एजेंट बना हुआ था, तो यहां पर निशा संपूर्णतया लायबल होगी सौरभ की नेग्लिजेंसी के लिए। Words describing quality of thing cannot be registered as a trademark. However, such words may be registered as a trademark if they acquire a secondary meaning. Words acquire secondary meaning when people start associating the descriptive words with a person specific. जो भी कोई पर्टिकुलर वर्ड्स क्वालिटी उस चीज की बताते हैं, कोई भी चीज की, तो जरूरी नहीं है कि उन क्वालिटीज बताने वाले वर्ड्स को हम ट्रेडमार्क बना दें आपके लिए। लेकिन अगर कोई वर्ड्स ऐसे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इफ दे अक्वायर अ सेकेंडरी मीनिंग, उसका दूसरा मतलब भी निकल सकता है, तो ऐसे पर्टिकुलर, और लोग उस मतलब को आपके नाम से ही जानते हैं, तो ऐसे केस में हम उन शब्दों को आपके लिए ट्रेडमार्क बनवा सकते हैं, उसमें हम मना नहीं करेंगे। ठीक है। ए हैचरी लोकेटेड इन रायपुर ओन्ड बाय एक्स, X using the slogan
न्यू लेड एग्स सोल्ड हियर, नए नए अंडे बेचे जाते हैं 1970 टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एग एंड सोल hen is hatchery. Over a period of time, because of continued use of thing slogan, people started associating this slogan with X. X फाइल करता है रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू लेड एग्स, नए नए अंडे, एज अ ट्रेडमार्क इन द ईयर 1970. तो अब यहां पर देखिए, हमने कहा वैसे तो शब्दों को हम ट्रेडमार्क में यूज करने के लिए परमिशन नहीं देंगे, लेकिन अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ आपके लिए ही यूज किए जाते हैं और लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं कि ये सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, ऐसे केस में हम उन शब्दों को आपके लिए ट्रेडमार्क बनवा सकते हैं. Words will be registered, the words will not be registered as a trademark, the words may be registered as a trademark, the words may not be registered as a trademark. अब ध्यान से समझना यहां पर क्या कह रहा है, पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग दिस स्लोगन विथ एक्स. अब यहां पर क्या कह रहा है, वर्ड्स अक्वायर सेकेंडरी मीनिंग. तो यहां पर बताओ न्यू लेड एक्स का कोई दूसरा मीनिंग निकलता है क्या? नहीं, सेकेंडरी मीनिंग, और लोग उस पर्टिकुलर शब्द को सिर्फ आपके लिए ही एसोसिएट करने लग जाते हैं. तो यहां पर द वर्ड्स मे बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क, मतलब यहां पर ट्रेडमार्क ऑफिसर्स की नजरों में अगर वो चीज उचित रही तभी वो आपको उन शब्दों को लेकर, यूज करने को लेकर आपको लगा सकता है, कंटिन्यू करवा सकता है. क्वेश्चन है, in case of breach of contract, compensation can be awarded for the personal inconvenience suffered by a party by reason of the breach which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. ठीक है, वही है, कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ेगा उसके इनकन्वीनियंस की, सफरेंस की वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कंपनसेशन दिलवाएंगे. सुनीता और सुष्मिता जो है वो दोनों ही बस टिकट खरीदते हैं फॉर अ जर्नी फ्रॉम Adhyar to Mandvali. The bus was to go to St. Thomas Mount via Mandvali. However, the driver mistakenly took a wrong direction and the two girls were dropped at a distance of 2.5 miles from Mandvali on the highway. With no other transportation in sight or place to stay, the two had to walk 2.5 miles at a midnight. Later, they filed a case against the bus company and claimed 5,000 as damage for inconvenience caused in having to walk and 5,000 for Sushmita having fallen ill by catching cold during the night. तो यहां पर उसने दो केस फाइल किए हैं. नंबर एक, आपने गलत जगह डायरेक्शन लेकर हमें उतारा, हमें 2.5 माइल्स चलना पड़ा और हमें 5,000 रुपए का इनकन्वीनियंस चाहिए. दूसरा, उन्होंने बोला 6,500 रुपए, क्योंकि हम इतना चलने से सर्दी की रात में एक लड़की जो है वो बीमार भी हो गई. Both the amount liable to be paid because Sunita or Susmita suffered loss. The bus company liable to pay both the amount claimed because the loss was suffered on account of the fault of the bus company and the inconvenience suffered and illness arose was in normal course of things from breach of contract. The compensation for inconvenience suffered by being forced to walk at night is liable to be paid by the bus company. However, no compensation for Susmita's illness because this was not expected on account of breach of contract. तो ये होगा इसका सही ऑप्शन कि सर देखो, उन दोनों को चलना पड़ा बस ड्राइवर की गलती से, ये तो हम मान लेते हैं कि हाँ, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूटा, हमने गलत जगह पर आपको ड्रॉप किया, तो ये तो एक्सपेक्ट था. लेकिन वो चलने से बीमार हो जाएगी, ये कभी भी बात एक्सपेक्टेड नहीं थी. तो आप इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट टूटने से जितने नुकसान होने की उम्मीद है, हम आपको उतना ही नुकसान की भरपाई दिलवा सकते हैं. कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लॉस हो गया आपको जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, तो ऐसा केस, ऐसा पर्टिकुलर लॉस हम आपको नहीं दिलवा पाएंगे. तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन आंसर्स. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू.